वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। ऑपोजिशन जमातें वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के मंसूबे पर तेजी से काम करने लगी हैं। एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की है और उनसे वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए ताउन मांगा है। दूसरी जानिब ऑपोजिशन जमातें भी मजीद एक दूसरे के करीब आती जा रही हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की आसिफ जरदारी से मुलाकात भी इसी सिलसिले की कड़ी है। आसिफ जरदारी इससे पहले शहबाज शरीफ से भी मुलाकात कर चुके हैं। ऑपोजिशन जमातें वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए पुरजोश हैं और उन्हें उम्मीद है कि कुछ हुकूमती अरकान हैं जो उनका साथ देंगे, जबकि हुकूमती इत्तेहादियों से भी राब्तों के अच्छे नताइज बरामद हो सकते हैं। ये ऑपोजिशन का ख्याल है। अब सवाल यह है कि क्या ऑपोजिशन जमातें वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार हैं? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल ट्रैप साहब ने। हमारे साथ मौजूद हैं मोना आलम, मुजम्मल सोहावर्दी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाजिर महमूद साहब और हमें ज्वाइन किया है जुनैरा अजहर साहिबा ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। जनरल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। हर बार एक मुलाकात होती है और हम फिर बात करते हैं कि क्या अदम एतमाद आ रहा है, अदम एतमाद नहीं आ रहा। जाहिर है सबकी अपनी राय होती है और मुख्तलिफ भी होती है। अभी फिर एक मुलाकात, इस बार क्या लगता है क्या होने वाला है और ये मुलाकात कितनी अहमियत की हामिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहां तक सियासतदानों का ताल्लुक है वो तो मुलाकातें ये करते रहते हैं, खासतौर पर अपोजिशन में। लेकिन चूंकि अभी ये एक सामने एक इन्होंने अपने लिए एक रख लिया है, वो लेके हमने नो कॉन्फिडेंस लेके आनी है, तो उसके सिलसिले में मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन जहां तक मेरी तरह है, किसी ने भी इनको अभी तक कंफर्म ये प्रॉमिस नहीं किया कि वो वाकई इनके साथ खड़े होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली लोग असेस कर रहे हैं कि इसकी कामयाबी के कोई चांसेस हैं या नहीं, खासतौर पे जो हुकूमत के एलाइज हैं, जो कोलिशन पार्टनर्स हैं। तो इस वजह से भाग दौड़ ज्यादा है। अगर आज तक इन मुलाकातों का कोई नतीजा निकल आया होता तो मुलाकातें रुक जाती हैं और अमल की तरफ चले जाते और नो कॉन्फिडेंस का किस्सा शुरू हो जाता। उसमें कोई और रुकावट तो है नहीं, आईनी अमल है और बिल्कुल आगे ले जाया जा सकता उसको। लेकिन मसला यही है कि अभी तक कोई कमिटमेंट ऐसी नहीं मिली, और उसके साथ साथ ये भी कि जो लोग इनके जो PTI में लोग थे, जो बाहर से दूसरी पार्टियों से आए हुए थे और उनकी PTI के साथ तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, जो वो चाहते थे उनको नहीं मिला, तो वो आगे भी डिमांड्स लेके फिर रहे हैं। अब वो डिमांड्स भी कोई पूरी करना आसान नहीं है, जिनकी वजह से उधर से भी कोई कमिटमेंट नहीं, वो राब्ते करते रहे लोग बात, लेकिन क्योंकि डिमांड ऐसी हैं कि वो पूरी करने के लिए एश्योरेंसेस देना वो मुश्किल है। जुनैरा, जिस तरह से आसिफ जरदारी और मौलाना साहब की मुलाकात का चर्चा हो रहा है, तो एक सवाल ये भी जहन में उठता है कि क्या पीपल्स पार्टी वापस PDM की तरफ जा रही है? दोनों मिल सकते हैं दोबारा से? PDM के तहत फिर हो रही होती हैं ये सारी मुलाकातें, उसी के प्लेटफॉर्म पे हो रही होती हैं। अगर वापस PDM की तरफ ही जाना था, और ये कौन सी आइन की कोई ऐसी तरमीम है जिनके लिए कोई बहुत ज़्यादा इन्हें मशवरों की ज़रूरत है, कोई कोरम पूरा करना है, कोई लोग लाने हैं, कोई लॉ पास कराना है। एक लाइन ही कहनी थी ना कि PDM दोबारा इकट्ठी हो रही है, वो अभी तक मैंने तो नहीं सुनी किसी के मुँह से भी। तो बेसिकली टाइम पास हो रहा है। फजलुर रहमान, हर एक की अपनी ख्वाहिशें हैं। फजलुर रहमान कहते हैं उनको सदर बना दें, सिंध की जो हुकूमत है वो देखना चाहती है हमारे स्टेक्स क्या होंगे आने वाले सेटअप में अगर कोई आता है। नून लीग का तो सबको पता है, वो तो चाहते हैं कि मतलब सेकंड्स में ये गवर्नमेंट ख़त्म हो जाए। अगर इन्होंने एलाइज़ की तरफ भी देखना है तो वो एलाइज़ को कितनी देर लगती है इस्तीफ़ा देते हुए या कौमी असम्बली की इजलास में अपने दिल की बात कहते हुए? वो भी ओपन फोरम्स पे कुछ नहीं बोलते। तो ये सिर्फ सियासत हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा खुल के तो बात कर नहीं सकती, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ इतनी क्रिटिकल चीज़ें अटैच्ड है कि ऐसी इंस्टेबिलिटी आएगी कि उसके बाद ये जो पार्टीज़ आना चाह रही हैं ना, ये भी सोचेंगी कि हम आगे आएँ कि ना आएँ, और ये सबको मालूम है, डिस्कस कोई नहीं कर रहा सिर्फ। ठीक, डॉक्टर नाजिर साहब, जिस तरह जुनैरा ने कहा कि ये जो मुलाकातें हैं ये सिर्फ टाइम पास ही हो रहा है, आप इत्तफाक करेंगे कोई अदम एतमाद आ रही है, नहीं आ रही, क्या होगा?
ये टाइम पास नहीं हो रहा बल्कि टाइम ज़ाया कर रहे हैं ये लोग। ये अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं और लोगों का भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आवाम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, अपने रहनुमाओं का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, अपने कारकुनों का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ये तरीक़ा बिल्कुल गलत और बिल्कुल ठीक नहीं है। इनको माजी से ही कुछ सबक सीखना चाहिए। अभी हाल ही में पिछले चंद माह में ही देख लें तो पै दर पे अपोजिशन को शिकस्तें हुई हैं पार्लियामेंट में, दोनों ऐवानों में, असम्बली में भी और सेनेट में भी। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि बिल्कुल ये अगर जहाँ पर पास ये करवा भी सकते थे वहाँ पर भी ये लोग गायब हो गए और इन्होंने कुछ नहीं किया। तो एक तरफ तो अपोजिशन की कारकर्दगी ये है, दूसरी तरफ ये दो बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जी हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद भी लाएंगे। अब दोनों को देखते हैं, ये दोनों इंतहाई गलत फैसले हैं। अगर ये करेंगे तो क्यों गलत फैसले हैं? अगर ये लॉन्ग मार्च की तरफ जाते हैं, देखिए मुल्क इस वक्त लॉन्ग मार्च का, हम ये मानते हैं, मैं खुद इमरान खान का हामी नहीं हूँ, लेकिन इनको भी इमरान खान की मुखालफत में इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि मुल्क के हालात इतने ख़राब हो जाएं कि गैर जमहूरी और जमहूरियत दुश्मन क़ुव्वतें जो हैं वो फ़ायदा उठाएं और वो कहेंगे देखिए ये जमहूरियत है, ये सियासतदान है, ये चला रहे हैं। तो इनको मुल्क को उस तरफ नहीं धकेलना चाहिए बिल्कुल। तो इसलिए लॉन्ग मार्च की सियासत बिल्कुल गलत है, पहली बात। दूसरी बात, जो तहरीक अदम एतमाद की बात है, देखें ज़ाहिर है आईनी तौर पर तो ये रास्ता खुला है कि आप आईनी तहरीक अदम एतमाद लेकर आए हैं और अगर आपकी मेजॉरिटी आ जाती है तो आप हुकूमत गिरा सकते हैं, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है? अगर ये कामयाब भी हो जाते हैं तो कामयाब होने के बाद ये करेंगे क्या? मुल्क को एक और मजीद बहरान का शिकार करेंगे, हालात मजीद ख़राब करेंगे। अच्छा, और फिर ये जिनके साथ बैठे हुए हैं, इन लोगों ने जो अपने एलाइज बनाए हैं, जैसे अब फजलुर रहमान साहब की बात है, अब ये भी ऐलान कर दिया गया है कि ये सिराजुल हक से भी मुलाकात करेंगे, आसिफ जरदारी साहब। तो यानी आप सिर्फ इक़्तिदार में आने के लिए जो पोल्स अपार्ट हैं, यानी जिनका आपके उसूलों से, आपकी सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, उनके साथ आप मिलकर बैठने पर तैयार हैं सिर्फ इसलिए कि आपको इमरान खान साहब की हुकूमत गंवानी है। अगर आपने इमरान खान की हुकूमत गंवानी थी और आप कहते हैं कि ये गलत हुकूमत है, तो आपको उसी वक्त नहीं मानना चाहिए था जब इलेक्शन में आपने दावा किया कि धांधली हुई है। अगर वाकई में हुई थी तो ये उसी वक्त कहते थे कि भाई हम ये नहीं मानते। आपने मान लिया और मानने के बाद अब ये कह रहे हैं कि जी हम इस हुकूमत को गिराएंगे। तो ये जो तरीका ठीक नहीं है, इससे आवाम का नुकसान, जमहूरियत का नुकसान, हर सतह पर नुकसान है। ठीक है, आपके ख्याल में इस सब से हर सतह पर नुकसान होगा। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, जैसे कि डॉक्टर नाजिर साहब ने भी कहा, अगर चले मान लिया अदम एतमाद आ गई, कामयाब हो गई, अब कामयाब हो गई तो फिर करेंगे क्या? नई हुकूमत बनेगी आइन और कानून के तहत। अगर एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ आपस में मिल सकते हैं, अगर मैं तो नहीं समझता कोई नुकसान होगा। आईनी रास्ता मौजूद है, नए इंतखाबात हो सकते हैं, नई हुकूमत बन सकती है। बहुत बात हो रही है कि कौमी हुकूमत बननी चाहिए, सारी पार्टियां मिलकर भी हुकूमत बना सकती हैं, जिसको कौमी हुकूमत हम कहते हैं। मेरे ख्याल में तो आगे बहुत से रास्ते मौजूद हैं, एक बंद गली के बाद बहुत से रास्ते खुलते हैं। और आईनी रास्तों के आगे अब ये डराया जाए कि जी आप अगर लॉन्ग मार्च करेंगे तो गैर जमहूरी कुव्वतें आ जाएंगी। इस तरह तो जो पिछला लॉन्ग मार्च हुआ था, क्या उसके नतीजे में गैर जमहूरी कुव्वतें आ गई थी? आप कहेंगे अदम एतमाद करेंगे तो आगे क्या होगा? इस तरह तो किसी एक को हुकूमत दे दें ताहयात कि भाई इसके बाद आगे क्या होगा, इसी को रहने दें, ये जितनी मर्जी तबाही कर ले, ये चाहे बिजली महंगी कर ले, गैस महंगी कर ले, जो कोई नया आकर कुछ नहीं कर सकता, लिहाजा इसी को रहने दें। ये एक बड़ी कमज़ोर दलील है कि जी कोई आकर कुछ नहीं कर सकता, हमने पहले से अज्यूम कर लिया है, हम इस नतीजे पर पहुँच गए हैं। हालांकि पिछले जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें लोगों ने वाज़ेह राय दी है कि वो इस हुकूमत की निस्बत माजी के हुक्मरानों को बेहतर समझते हैं। उन्होंने मौजूदा हुकूमत की बजाय माजी के हुक्मरानों को वोट डाला है और उन्होंने वोट की ताकत से साबित किया है कि पिछली हुकूमतें मौजूदा हुकूमत से बेहतर थीं और उन्हें वापस वही चाहिए। चलें, आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा, मोना का कमेंट ले लूँ फिर आपकी जानिब आती हूँ। मोना, अक्सर प्रोग्राम्स में यही बातें हो रही होती हैं कि अदम एतमाद आ रही है, नहीं आ रही। ज़्यादातर लोगों का मानना यह है कि शायद अदम एतमाद ना आए, जबकि हुकूमती वज़रा भी वो यही कह रहे हैं। लेकिन जितना अपोजिशन इस वक्त मुतहर्रिक नज़र आ रही है और जिस तरह से मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम समझ रहे हैं शेर आया तो ऐसी बातें थी, अगर शेर वाकई आ गया तो? देखिए शाइस्ता, एक्चुअली बात ये है कि हमारी अभी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर जो एटलीस्ट डिबेट हो रही है, मुझे लगता है कि देखें अपोजिशन ने उस वक्त क्यों नहीं किया, अब क्यों कर रहे हैं, उस वक्त में और अब में खासा फर्क है। क्योंकि
ऑपोजिशन ये समझते हैं कि महंगाई का खासतौर पर जो फैक्टर है वो अगर वो लोग होते हुकूमत में या उनमें से कोई भी एक जमात होती बरसरे इक़्तिदार तो शायद ये हालात मुख्तलिफ होते, अक्सर मुख्तलिफ होते। अच्छा, इस अंडरस्टैंडिंग के तहत, क्योंकि उस वक्त वो एजिटेट कर रहे थे कि 2018 के इंतखाबात ही गलत हुए, अब वो मौजूदा हालात के ऊपर एजिटेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये अक्सर मुख्तलिफ जो सूरत हाल है वो तो एटलीस्ट एग्जिस्ट करती है। जहां तक इन मेल मुलाकातों का ताल्लुक है, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी ये बात दर्ज की है कि असल जो मसला है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीपल्स पार्टी का है। ये दोनों एक्चुअली फरीक पास नहीं आ पा रहे हैं, करीब नहीं आ पा रहे हैं जब से ये लोग अलहदा हुए थे और जब से पीडीएम टूटी थी, और वो एक बहुत हाई था जो कि ऑपोजिशन ने अपने इस अलायंस के बाद अचीव किया था। उनके जलसों में लोग आते थे, गहमा गहमी होती थी और वाकईतन हुकूमत रिएक्ट करती थी। ऐसा मालूम होता था कि हुकूमत भी उनकी बातों से अननर्व्ड है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब से पीडीएम टूटी है वो मोमेंटम बिल्कुल नहीं बन पाया है, और उसके बाद से इनके अपने लोग जो है वो भी रिकंसाइल करने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं ये समझती हूँ कि इन सब की कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग के तहत ये जो पीडीएम टूटी है, ये तमाम तर काम हुआ है, और इन तमाम जमातों को इंफरादी या सिंगुलर तौर पर पीडीएम के टूटने का कुछ ना कुछ एडवांटेज यकीनन दिया गया है। अभी पीपल्स पार्टी का, क्योंकि आपको पता है पहले भी वो सिंध हुकूमत से क्विट नहीं करना चाह रहे थे, अगला सेटअप जो भी होगा पीपल्स पार्टी ये इंश्योर करना चाहती है कि इस सेटअप से ज्यादा उनको अगले सेटअप में मिलेगा। सिंध हुकूमत तो ऑलरेडी है ना उनके पास, तो सिंध हुकूमत के ऊपर वो लोग अफाका नहीं करेंगे, वो इससे ज्यादा चाहते हैं। ये तमाम तक लोग रिकंसाइल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये मैं समझती हूँ अभी भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ऑपोजिशन कहती तो ये है कि हमने वो जो कार्ड है अपने अपने दिल से लगा कर रखे हैं करीब, और हम लोगों को बताना नहीं चाहते हैं कि हमारा क्या प्लान है, लेकिन इन रियलिटी मुझे लगता है कि अभी तक कोई प्लान नहीं है। जब प्लान तब्दील दे दिया जाएगा तो वो उसको बता भी देंगे, लेकिन एक बात जरूर है, हमारे तमाम तर साथी बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन मुझे लगता है हम सहाफियों को बिल्कुल कतई इस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए किसी भी सियासी रहनुमा के लिए, क्योंकि सियासी लोगों में और सहाफियों में यही फर्क होता है कि हम लोग न्यूट्रल होते हैं और वो लोग न्यूट्रल नहीं होते। चलें, जुनैरा आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? मैं एक्चुअली एंडोर्स करना चाह रही थी, डॉक्टर नाजिर ने जो पॉइंट रेज किया था बहुत वैलिड था और वो नज़र हो गया एक गलत आर्ग्यूमेंट में। देखें, पॉलिटिक्स में हम इस वक्त किस एब पे खड़े हुए हैं उसके लिए यही देखना काफ़ी है कि हर कोई अपनी आइडियोलॉजी पीछे रख के उन लोगों के साथ बैठने को तैयार हैं जो ओशंस अपार्ट हैं, जो पोल्स अपार्ट हैं आइडियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला नुकसान हमारा ये हुआ है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। अब सिर्फ इक़्तिदार और पावर गिमिक्स के लिए हर कोई हर एक से मिलके बैठने के लिए तैयार है। जहाँ तक एलाइज़ का ताल्लुक है, अगर इन एलाइज़ को भी आवाम का ख्याल होता, इतनी महंगाई से वो चाहते कि ये गवर्नमेंट ख़त्म हो, नया सेटअप आए, लोगों को रिलीफ मिले, तो वो अभी तक सब कुछ वो खुद कर चुके होते जो अपोजिशन करने की कोशिश कर रही है। सो बेसिकली नोबडी इज़ सिंसेयर और चीज़ें जा रही हैं बहुत नेगेटिव डायरेक्शन में। जब 2/3 मेजॉरिटी जब तक किसी गवर्नमेंट को नहीं मिलेगी तब तक वो कोई क्लेम के साथ चीज़ों को एंडोर्स नहीं कर सकेगा, डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकेगा। इसी तरह बैसाखियों पर खड़ी हुई गवर्नमेंट्स आती रहेंगी, और स्पेशली ये जो नेशनल गवर्नमेंट का कहा जाता है, इसका तो सीधा सीधा मतलब है हंग पार्लियामेंट। तो ये इट इज एट द लोएस्ट एब एट द मोमेंट। सही, ठीक है। डॉक्टर नाज़िर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, क्विकली ऐड कीजिएगा, मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है। जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि जो पार्टियां हैं इस वक्त उनको ये करना क्या चाहिए, एक साल ये वक्त ज़ाया करने के बजाय एक साल में इनको कोई अपनी तंजीम साजी करनी चाहिए, कारकुनों की तरबियत करनी चाहिए, अपनी खारजा पॉलिसी क्या होगी उस पर काम करना चाहिए, खजाना की पॉलिसी क्या होगी उस पर काम करना चाहिए, कोई पेपर निकालें, कोई डॉक्यूमेंट लिखें। सिर्फ बातें करके मिलना, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन ये करके आवाम को परेशानी में मुब्तला करना, इसका कोई जवाज़ नहीं है। और ये और ख़ासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान से इनके चक्कर से इनको निकलना चाहिए, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की जो सियासत इस वक्त चल रही है वो बहुत खतरनाक है। वो ओपनली कह चुके हैं कि मैं तालिबान का साथी हूँ, वो ओपनली कह चुके हैं कि मैं औरत मार्च का मुखालिफ हूँ, और उसके साथ पीपल्स पार्टी जाकर बैठेगी कि प्रॉपर प्लानिंग करें। और फिर ठीक है, आपका पॉइंट अगेन नाज़िर, ये तो थी हमारी एनालिस्ट की राय, और सवाल हमने सोशल मीडिया पर सार्फिन के सामने रखा कि मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी की मुलाकात, तो क्या ऑपोजिशन जमातें वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार हैं? 43% लोगों का ख्याल था कि जी हाँ, ऑपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन 57% लोग ऐसे हैं जिनका मानना यह है कि जी नहीं, ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार नहीं है। ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, स्टे विद अस।
आफ्टर द ब्रेक। अब सोशल मीडिया और मरकजी मीडिया पर झूठी खबर फैलाने पर 3 साल से 5 साल तक नाकाबिल जमानत सजा होगी। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए नया कानून मुतारफ करवा दिया है, जिसके तहत कोई भी शिकायत कर सकेगा। इस कानून में नए शख्स की तारीफ में कोई भी कंपनी, एसोसिएशन या इदारा शामिल किए गए हैं। हुकूमत की तरफ से मुतारफ कराए गए प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स पीका पर जोरों शोर से बहस जारी है। ऑपोजिशन जमातें और सहाफती तंजीमों ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, जबकि हुकूमत की जानिब से इसे झूठी खबरें रोकने की कोशिश करार दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि पीका कवानीन मीडिया और मुखालफीन को हिरासा करने के लिए हैं। ये अपनी नाअहली को छुपाने के लिए ऐसे इक़दाम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ऐसे कवानीन की जरूरत पेश ही क्यों आई? जनरल साहब, क्या लग रहा है, हुकूमत तन घबरा रही है? देखिए मेरा ख्याल है कि बहुत सारा कुछ झूठ बोला गया, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि काबिल एतराज थी, जो बातें की गई। और इल्जाम तराशी तो कोई मसला नहीं है, सोशल मीडिया पे आप डाल दें, फैलाते जाते हैं, और झूठ जब परसेप्शन एक बिल्ड कर लेता है तो फिर उसके बाद आपको उसको काउंटर करना उतना बड़ा मसला बन जाता है। आप किस किस को जाके बताते थे, तो ये एक प्रॉब्लम बहुत सीरियस है। और इसमें अगर आप बाकी दुनिया का मुआवजा करें तो वहां पे फेक न्यूज बनती है सिर्फ बाहर के लोगों को अपना कुछ टेम करने के लिए या उनको कोई अपना पर्सपेक्टिव देने के लिए, और वो इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको अमूमन देती हैं, इनको मीडिया हाउसेस को, और वो चला देते हैं। वहां नेशनल लेवल पे वो झूठी खबरें नहीं देते, क्योंकि उसमें अमूमन वहां पे चैलेंज करके और उनके कवानीन उनको पकड़ लेते हैं। लिहाजा ये सिलसिला जो है यहाँ भी रुकना तो चाहिए था, इसके लिए कोई ना कोई आपको चाराजोई करनी चाहिए। प्रॉब्लम दो आएगी। एक तो ये कि इसको जब आप ऑर्डिनेंस के जरिए कर रहे हैं तो ये जो भी लिखेगा वो अपने आप को अक्लेकुल समझेगा, जबकि आपके पास एक पार्लियामेंट मौजूद है जहां कलेक्टिव विजडम काम आ सकती है, और एक लॉ कानून जो है एक तो मुत्तफिका इत्तफाक राय से बने। दूसरी बात यह है कि उसमें लोग आपको खदशात बताएंगे, और उसके तहत अगर आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकें तो वो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कानून की निस्बतन बेहतर होगी। हर चीज को ऑर्डिनेंस के जरिए करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं। जब आपके पास पार्लियामेंट मौजूद है तो आप उसका इस्तेफादा करें। दूसरी बात यह है इसकी एप्लीकेबिलिटी। हमारे यहाँ कानून को मिसयूज जरूर किया जाता है। आप तौहीन रसालत का कानून देख लें, इवन जो कानून है कत्ल के लिए कानून, जब एक आदमी मर्डर करता है किसी का, तो जिनका शख्स को मारा जाता है वो पूरे खानदान का नाम लिखवा देते हैं उसमें, और वो भुगतते रहते हैं। तो कानून का गलत इस्तेमाल अवाम करें या हुकूमतें करें, दोनों तरह से वो मैं समझता हूं कि एक बहुत तकलीफदेह चीज है, क्योंकि उसमें बिलावजह बेगुनाह लोग जो हैं वो फंस जाते हैं। तो ये तरीकाकार जो है इसमें, एक तो ये कि झूठी खबर, अगर किसी ने झूठा इल्जाम लगाया है तो उसके लिए भी कोई सजा मुकर्रर होनी चाहिए, और दूसरा ये कि पार्लियामेंट के जरिए कराना चाहिए, ताकि पार्लियामेंट इसको एक रिफाइंड शक्ल में दे जिस पे इत्तफाक राय मौजूद हो। नेचुरली किसी को कौम को फिर एतराज नहीं होगा। इस शक्ल में अगर ये अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल उस पर एतराजात भी उठेंगे और लोग विक्टिमाइज भी हों। ठीक है डॉक्टर नाजिर साहब, आपके ख्याल में क्या इस तरह का कानून आना चाहिए, और क्या सही तरीके से इस कानून का नफाज हो पाएगा? दोनों चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इनको लागू करने में बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे। और ये पहली बात तो ये कि ये कानून 2016 का जो कानून था, जो नवाज नून लीग की गवर्नमेंट में जो आया था पैका का, वो भी ठीक नहीं था। मैं तो उसके भी खिलाफ हूँ, क्योंकि उसमें भी ऐसे नुकात मौजूद थे जो कि इजहार राय की आज़ादी पर कदगन लगाते थे। ये तो उससे भी कई कदम आगे बढ़ गए हैं। यानी इसमें इनकी जो पीटीआई जब से आई है, जो इनका तर्ज अमल रहा है, आमिराना तर्ज अमल, ये हमें फिर आमिराना दौरे हुकूमत की तरफ वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ज़माना होता था कि शदीद सेंसरशिप होता था, अखबारात पे चैनल तो सिर्फ एक ही होता था। अब चूंकि सोशल मीडिया आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मौजूद है, तो इनको ये फिक्र हो रही है कि बातें की जा रही हैं। इसमें ख़तरनाक बातें क्या हैं? 2-3 बातें इसमें बहुत ही ख़तरनाक हैं। वो क्या है? एक तो ये कि जो पहले 3 साल की सज़ा थी उसको बढ़ा के इन्होंने 5 साल की सज़ा कर दिया है, जो कि बहुत बड़ी सज़ा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये इतना ढीला ढाला डेफिनेशन है जो डिफेमेशन की, कि भाई कोई भी अगर कोई बात कहे, ये बिल्कुल जैसे वो सादिक और अमीन वाला कानून है कि जी आप किसी को भी कहें कि ये सादिक और अमीन नहीं है, उसकी तारीफ इतनी ढीली ढाली है कि किसी को भी लपेटा जा सकता है उसमें।
इसी तरह जो भी अगर आपने कोई फेसबुक पे पोस्ट लगाई, उसका किसी ने स्क्रीनशॉट दे दिया, उस पर आपको सजा हो जाएगी। आपने कोई व्हाट्सएप का मैसेज किसी को फॉरवर्ड किया है, उसने कोई स्क्रीनशॉट लगा के आपके खिलाफ केस कर दिया। दूसरी जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात है, पहले देखें अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बिल्कुल क्लियर ये मौजूद है ऑब्जर्वेशंस और वर्डिक्ट, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जब तक एग्रीव्ड पार्टी यानी जो मुतासिरा शख्स है वो खुद आकर अगर अपील करे और कहे कि जी मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाया, उस वक्त तक किसी और को हक नहीं है, यानी किसी एंटिटी को, किसी बॉडी को नहीं किया जा सकता। इस कानून में इन्होंने हुकूमती और रियासती इदारों को शामिल कर दिया है और जो जितने हुकूमत के डिपार्टमेंट हैं उन सबको शामिल कर दिया है कि कोई भी हुकूमत का डिपार्टमेंट ये कह सकता है कि जी हमारी साख को नुकसान पहुंचाया गया। यानी अगर मैं ये कह दूं कि जी महकमा तालीम ठीक काम नहीं कर रहा, तो ये कहा जा सकता है कि जी मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाया गया है, अब उस पर जो है वो मुझे 5 साल की सजा दे दी जाएगी। अब उसको साबित करना बड़ा मुश्किल है। तो इतना ढीला ढाला कानून, और वो भी प्रेसिडेंट सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए। इन्होंने तो सदारती ऑर्डिनेंस की 3 साल में 3.5 साल में फैक्ट्री लगाई हुई है, दर्जनों के हिसाब से ये चले जा रहे हैं। पार्लियामेंट्री जो उसूल है, पार्लिमानी उसूल है, कानून साजी का जो तरीक़ाकार है, जो गुफ्तो शुनीद का, इत्तेफाक राय का, उस सब से ये रूगर्दानी कर रहे हैं। और इसका आने वाली यानी ये इन्होंने ऑर्डिनेंस तो बना दिया है, अब किसी तरह से ये अगर कानून ना बने, एक्ट ना बने और एक्सपायर हो जाए तो अच्छा है, लेकिन इस पर तमाम सहाफ़ती तंजीमें, इंसानी हुकूक की तंजीमें, सियासी जमातें, सिविल सोसाइटी सब इसके खिलाफ खड़ी है और उसको होना चाहिए कि ये आमिराना निज़ाम पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा, आपके ख्याल में इस ऑर्डिनेंस से जाली खबरों का खात्मा हो पाएगा क्या? लेकिन फेक न्यूज़ इज़ फिनोमेना जिसको अभी तक बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज़ जो हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, और वो इसलिए किसी हद तक कामयाब हो रही हैं क्योंकि उन्होंने अपने फैक्ट चेकर्स जो हैं वो इस्टेब्लिश कर लिए हैं। अगर पहले से स्ट्रक्चर्स मौजूद हों, पहले से चीज़ें कंट्रोल में चल रही हों, तो फिर किसी नई चीज़ को हैंडल किया जा सकता है। लेकिन जहाँ सरासर ऐसे होता हो कि 2016 में जब ये वाला कानून आया था तो उस वक्त पीटीआई इसी तरह की बातें कर रही थी जिस तरह की आज मरियम औरंगज़ेब कर रही थी, और आज पीटीआई वो कानून लेकर आई है तो फिर हम सबको वैसे ही बोलना पड़ रहा है और नून लीग वैसे बोल रही है। सो बेसिकली हमारे यहाँ तो अच्छी बात भी बिल्कुल फिजल अवे हो जाती है इन दी एयर। असूलन तो वाकई ये होना चाहिए, झूठी खबर, किसी भी बंदे की इज़्ज़त यहाँ पे महफूज नहीं है, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, इज़्ज़त सबकी बराबर होती है। तो किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी इंस्टीट्यूशन का सहारा लेके कहे कि अगर आपने डिपार्टमेंट्स की हद तक की इज़्ज़त की, आपने बेइज्जती की तो ये हो जाएगा, इतनी सज़ा हो जाएगी। मतलब आप कितनी बैंडेजेस लगाएंगे लोगों के मुँह के ऊपर? पहले कम है, पहले लोगों ने कम उठाए गए हैं, लापता अफराद, मारें खाई हैं लोगों ने, सच बोलने के जवाब में उन्होंने जो कुछ झेला है, उनके ख़ानदानों ने मुल्क से चले गए हैं, उनकी फैमिलीज़ बिखर गई हैं। तो अगर इमरान खान ने भी यही करना था तो फिर मेरे ख्याल है फिर चलने दें चीज़ों को, वैसे ही चलने दें जैसे मुशर्रफ दौर में चीज़ें चल रही थी। चेंज कहाँ है? द थिंग इज़ यही डेमोक्रेटिक पार्टीज़ जब हुकूमत में आती हैं ये ऑटोक्रेटिक वे में बिहेव करती हैं, ये बिल्कुल बादशाहत और ओलिगार्की की तरफ चली जाती हैं। ये समझते हैं हमारी तरफ किसी ने उंगली उठाई तो क्यों उठाई। और बदकिस्मती ये है, कहीं और भी किसी और फोरम पे भी आज ये बात हो रही थी कि जो वॉच डॉग्स हैं वो खुद इनके साथ मिल जाते हैं। हर एक को अपने ब्राउनी पॉइंट्स चाहिए होते हैं, हर एक को अपना हिस्सा चाहिए होता है उसमें। तो जब दोनों तरफ चीज़ें ख़राब हैं, बैलेंस नहीं है, तो इज़्ज़त तो वाकई यहाँ किसी की भी महफूज नहीं है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, और कम से कम इस तरह ज़बरदस्ती तो आप उसको इंटैक्ट नहीं रख सकते। ठीक है नाज़रीन, बाकी एनालिस्ट की राय भी शामिल, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, अक्सर लोगों का मानना यह है कि जो ये कवानीन आए हैं मीडिया को कंट्रोल करना चाह रहे हैं या फिर फेक न्यूज़ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में क्रिमिनल डेफेमेशन के लॉज पहले से मौजूद हैं और 7 साल तक कैद है क्रिमिनल डेफेमेशन की ऑलरेडी। सिविल डेफेमेशन के लॉज भी मौजूद हैं और क्रिमिनल डेफेमेशन के लॉज भी मौजूद हैं, जिनमें अभी तो 3-5 साल की बात हो रही है। कानून में 7 साल तक कैद भी लिखी है गलत झूठी खबर देने पर। लेकिन उस और मौजूदा कानून में फ़र्क क्या है?
उस कानून के तहत जब तक खबर झूठ साबित ना हो जाए, एक ट्रायल होगा, एक कंप्लेंट फाइल होगी, अदालत तय करेगी खबर झूठी है या सच्ची है, सज़ा उसके बाद होगी। मौजूदा कानून में ये FIA को एक FIR काटने की इजाज़त दे रहे हैं, लिहाजा ये तय किए बगैर कि खबर झूठी है ये सच्ची है, FIR काटें और सहाफ़ी को पकड़ लें या ब्लॉगर को पकड़ लें। वो फिर नॉन बेलेबल कर दिया है, वो बेल कराएगा, बेल कराने के बाद वो कई महीने अंदर रहेगा, उसके बाद कहीं बाहर आएगा और ये फिर साल साल तय होता रहेगा कि वो खबर झूठी थी या सच्ची थी। एक दफ़ा हुकूमत को उसे अंदर करने का इख्तियार मिल जाएगा। ये तो हुकूमत की कोशिश है कि कम से कम वो जिसको चाहे फ़ौरन पकड़ ले, ये तय किए बगैर कि खबर झूठी थी या सच्ची थी। मैं समझता हूँ इस मुल्क में क्रिमिनल डेफेमेशन का बहुत सख्त कानून मौजूद है जिसमें 7 साल कैद है, लेकिन उसमें ये कतगन है कि जब तक तय ना हो जाए आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, सज़ा नहीं दे सकते। ट्रायल होगा और ट्रायल के नतीजे में आप बेशक 7 साल कैद दे दें। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा कानून है ये एक लाइसेंस टू किल लेना चाहती है हुकूमत, जैसे हमने पिछले दिनों देखा भी इस्लामाबाद में एक सहाफ़ी के लिए कि FIR के दर्ज होने के 1 मिनट के अंदर गिरफ्तारी हो गई। इसी तरह हुकूमत ये चाहती है कि वो जिसको चाहे एक FIR दर्ज करे, जैसे पुलिस का कानून है। हम क्यों कहते हैं कि ये मुल्क एक पुलिस स्टेट है? क्योंकि आप झूठी FIR के ज़रिए भी लोगों को गिरफ्तार करवा के अंदर कर देते हैं, वो फिर जमानतें कराते हैं, फिर बाद अगर कभी कई सालों बाद बरी भी हो जाए तो वो जो पेन और एगनी से वो गुजरते हैं उसका कोई मुतबादल नहीं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जब तक खबर झूठी या फेक साबित ना हो जाए तब तक गिरफ्तारी या तब तक सजा का कोई जवाज नहीं है। आप फेयर ट्रायल का राइट दें जर्नलिस्टों को, आप कंप्लेंट लेकर आएं जैसे कि क्रिमिनल डेफेमेशन में है, साबित हो जाए कि खबर झूठी है, जरूर सजा दें। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया मुझे। बगैर अगर आप अंदर करना चाहते हो तो फिर गलत है। ठीक है मोना, आपके ख्याल में क्या PTI कानून में तब्दीली से मुस्लिम लीग नून वाली गलती दोहरा रही है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, ये बात सही है कि ये 2016 में जब कानून आया था तो नून लीग लाए थे, तब PTI तनकीद करती थी। अब PTI तनकीद के बाद जब खुद हुकूमत में है तो उसको मजीद और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसको और इंटेंस कर रहे हैं। और अब वो जो PMLN है जो पहले लेकर आए थे, अब वो उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ये जो यूसुफ रजा गिलानी ने एक डिसीजन लिया है कि उसको वो चैलेंज करेंगे इस ऑर्डिनेंस को, ये बड़ा टाइमली है, दुरुस्त फैसला है और मैं मुकम्मल इत्तेफाक करती हूँ तमाम साथियों से। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे मुल्क में पता नहीं क्या रीजन है, जो भी हुकूमत होती है उनको फ्री मीडिया पसंद नहीं होता, जबकि किसी भी डेवलप्ड डेमोक्रेसी में फेक न्यूज एक अलग फिनोमिनल है। लेकिन जब तक मीडिया फ्री ना हो तब तक तो इस्लाह की कोई गुंजाइश ही नहीं होती किसी भी हुकूमत के पास। तो मुझे लगता है यहाँ पर जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है उसका भी रास्ता इस वजह से रोका जाएगा, क्योंकि जैसे अभी यहाँ पर बात हुई है कि पर्सन की डेफिनेशन को उन्होंने ब्रॉड कर दिया है। अब उसमें उन्होंने इदारे भी ले लिए हैं, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, कोई बॉडी, कोई भी चीज जो हुकूमत ने सेटअप की हो। तो अब अगर आप इतनी ब्रॉड डेफिनेशन के अंदर अगर आप बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो तो फिर किसी के ऊपर भी आप बात ही नहीं कर सकते, और इस्लाह की गुंजाइश कहाँ से होगी? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, मैं 100% एंडोर्स करती हूँ, डेफेमेशन का स्ट्रॉन्ग कानून हमारे यहाँ मौजूद है, लेकिन वो नाफिजुल अमल नहीं है। उसी को स्ट्रॉन्ग करें, उसके ऊपर अगर ये पाबंदी लगाते हैं कि वो ट्रायल कोर्ट उसका फैसला 6 माह के अंदर अंदर करे, हाई कोर्ट की सुपरविजन में करे, तो मेरा ख्याल है मामला ठीक होता। उसके कानून के अंदर ये तमाम तर चीजें मौजूद हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। अब जैसे FIA ने, आपने देखा है कि पिछले दिनों जो एक सहाफी को जिस तरह से अरेस्ट किया है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने बाकायदा शो कॉज किया है उस बेसिस पे FIA को। तो क्या इस किस्म के मामला क्या तवातुर से शुरू तो नहीं हो जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और एक मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात ही कहना चाहती हूँ कि फेक न्यूज में और असल खबर में फर्क कैसे होगा, ये भी एक बड़ी जरूरी बात है। पिछले दिनों फैसल वाटा साहब का जो केस है वो एक क्लासिक एग्जांपल है, जब फैसल वाटा साहब के हवाले से जो एक सहाफी ने खबर ब्रेक की, वो उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में और उनकी नेशनैलिटी के बारे में वो उसको आखिर दिन तक झुटलाते रहे, लेकिन अल्टीमेटली वो बात सही साबित हुई, वो फेक न्यूज नहीं थी। तो क्या इस किस्म की चीजों को भी हमें इन कंसिडरेशन नहीं रखना चाहिए? ठीक है, मेरा आपका पॉइंट आ गया। वक्त की कमी है। डॉक्टर नाज़िर साहब, इंतहा हिमाजत, आपका कमेंट नहीं ऐड कर पाऊंगी। ना के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।